गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर और स्वागत है आपका हमारी राजस्थान की जीके सीरीज में। देखो, राजस्थान की जीके सीरीज में हम आज क्लास 5th स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान के भूगोल पर डिस्कशन चल रहा है, काफ़ी डीप डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो काफ़ी डीप कंटेंट है, यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो आप यहाँ से तैयारी लगातार करते रहें। ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हर वीडियो हर लेक्चर जो है वो काफ़ी डीप डिस्क्रिप्शन वाला होगा, कोई भी शॉर्ट कंटेंट मैंने डाला हुआ नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहे हैं और पश्चिमी मरुस्थल का जो है वो एक भाग मैं आपको बता चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके प्लीज़ आप उसको देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की बात हो रही है। तो पश्चिमी मरुस्थल जो है, देखो आप, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल कुछ इस तरह से है। ये जो रीजन आपको येलो कलर का और ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, ये सम्मिलित जो रीजन है दोनों मिला के पश्चिमी मरुस्थल बनता है। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थल जो आपका हो गया वो ये दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ से पूरा ये वाला रीजन में अगर बनाऊं, ठीक है, तो ये पूरा रीजन को कवर करते हुए यहाँ से ये पूरा रीजन आपका मरुस्थल हो गया। अब इस मरुस्थल को ये वाली जो रेखा है ना, ये है आपकी 25 सेमी वर्षा रेखा। तो 25 सेमी वर्षा रेखा जो है मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाला जो काम है वो कौन करती है? 25 सेमी वर्षा रेखा करती है। ठीक है, जो मरुस्थल को दो भागों में बांटेगी, एक इधर का मरुस्थल हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, इधर का हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, जैसा लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अब वापस मैप पे आ जाते हैं। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल जो है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि 25 से मतलब कौन सी ऐसी वर्षा रेखा है जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, तो आपका आंसर होगा 25 सेमी वर्षा रेखा। अब इस 25 सेमी वर्षा रेखा से इधर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके 25 सेमी तक वर्षा होती है इस वाले रीजन में। ठीक है, ये आपका येलो कलर वाला जो रीजन है, इसमें 0 से लेके 25 सेमी वर्षा होती है। तो ये प्राय सूखा ही रहता है क्योंकि वर्षा नाम मात्र की होती है। ठीक है, इसके अलावा नदियों का कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, नदियों का अभाव है, इस वजह से यहाँ पे जो प्रदेश है ये वाला, ये सूखा रहता है। सूखा रहने के कारण ही इस प्रदेश को बोला गया है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आज जो डिस्कशन होने वाला है ना, वो शुष्क मरुस्थल पे ही होने वाला है। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल में बहुत खोल के आपको बताने वाला हूँ, है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आप आज के लेक्चर के बाद यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखो, ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस मरुस्थल में ये जो आपका ये आपका जो जैसलमेर है, जैसलमेर से आप आओ इधर बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर से फिर आप जाओ इधर जोधपुर। ठीक है, और फिर वापस जोधपुर से वापस जैसलमेर। ठीक है, ये जो मैंने त्रिकोण बनाया है, ठीक है, ये आपका लोकेशन भी देखो बता देता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाता है पोखरण। ठीक है, यहाँ आ जाता है आपका बालोतरा। ठीक है, और यहाँ आ जाता है आपका फलोदी। ठीक है, तो 3 लोकेशन भी आपको याद रखनी है। दोबारा बताता हूँ, पोखरण जैसलमेर में हो गया, बालोतरा बाड़मेर हो गया। ठीक है, और आपका जो है वो हो गया जोधपुर के अंदर फलोदी। ठीक है, इस वाले क्षेत्र के अंदर जो है ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे मरुस्थल तो है लेकिन पथरीला मरुस्थल है। पथरीला मतलब यहाँ पे आपको बालू के टीले जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, रेती के टीले यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। तो रेती के टीलों का अभाव होने के कारण इस वाले क्षेत्र को बोला गया है बालू का मुक्त क्षेत्र। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको बोला गया बालू का मुक्त क्षेत्र। ठीक है, बाकी का जो रेस्ट ऑफ रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन जो नीचे वाला है, ठीक है, इसके अलावा इधर वाला रीजन, यहाँ पे आपको खूब सारे बालू के टीले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया बालू का युक्त क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई होगी। तो शुष्क मरुस्थल में हम दो चीजों को बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। एक हो गया आपका बालू का मुक्त प्रदेश, एक हो गया बालू का युक्त प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब अर्धशुष्क पढ़ेंगे तो अर्धशुष्क की भी आपको डिटेल में थोड़ी बता देता हूँ। ये वाला जो रीजन अर्धशुष्क है और यहाँ पे क्या है, नदियों का थोड़ा सा विस्तार आपको देखने को मिलता है। मतलब नदियाँ जब आप जाओगे इस वाले क्षेत्र में तो आपको नदियाँ देखने को मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश से एक नदी, हिमाचल प्रदेश देखो ऊपर है, हिमाचल प्रदेश से एक नदी बहती हुई आती है। ठीक है, और जो है हनुमानगढ़ में और गंगानगर में और गंगानगर की सीमा तक जाके विलुप्त हो जाती है। लेकिन अगर इस नदी में बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। ठीक है,
इस नदी को बोलते हैं घग्गर नदी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, 2-3 बार बता दिया। घग्गर नदी को ही दृष्टदंती नदी बोला जाता है। ठीक है, पूछा भी गया है कि दृष्टदंती नदी कौन से 2 जिलों में बहती है, तो आपको पता होना चाहिए घग्गर नदी ही दृष्टदंती नदी है। दृष्टदंती हो सकता है कि इसका प्राचीन नाम, प्राचीन टाइम पे इसको दृष्टदंती नाम से बोला जाता हो। ठीक है, तो आपको याद तो रखना है कि घग्गर नदी ही हमारी दृष्टदंती नदी है और 2 जिलों में बहती है। घग्गर वाला, अब देखो यहाँ पे घग्गर नदी बहती है तो ये हो गया घग्गर वाला प्रदेश। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया आपका घग्गर प्रदेश। अब यहाँ आप थोड़ा सा इसके घग्गर के नीचे आओगे तो देखो चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 जो जिले हैं उनका जो समूह है ये कहलाता है शेखावटी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? शेखावटी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 जिलों का समूह शेखावटी प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पे जो है सीकर के अंदर एक खंडेला की पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी। इस खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और जो है चूरू की सीमा पे जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, कांतली नदी। ठीक है, तो शेखावटी प्रदेश हो गया, कांतली नदी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी नदी है, यहाँ नदी है। फिर इसके अलावा यहाँ आते हैं तो ये नागौर जो है ना, ये थोड़ा सा क्या है, ऊपरी वाला हिस्सा है, मतलब समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो मरुस्थल का सबसे ऊंचा जो भाग है वो आपका नागौरी उच्च भूमि ही बोला जाता है। इसको नागौरी उच्च भूमि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मरुस्थल में है सबसे ऊंचा जो भाग आप समुद्र तल से देखोगे तो सबसे ऊंचा आपको यही नजर आएगा। तो नागौरी उच्च भूमि हो गया। इसके अलावा फिर आप अजमेर, अजमेर में देखो, अजमेर अरावली में पड़ता है ना, तो अजमेर में एक नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ से एक नदी निकलेगी। ठीक है, और वो नदी जो है नागौर, जोधपुर, ठीक है, पाली, जालौर और बाड़मेर होती हुई जो है वो कहाँ चल जाएगी? कच्छ के रण में जाके मिल जाएगी। राजस्थान के 6 जिलों में होती हुई ये नदी बहती है। ठीक है, लूनी नदी। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी लूनी नदी वाला क्षेत्र, ये भी क्या हो गया? नदी वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आपको नदी देखने को मिल रही है, यहाँ नदी है, यहाँ नदी है, लगभग लगभग इस क्षेत्र में आपको नदी देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका जो है हो जाएगा आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। तो अर्धशुष्क मरुस्थल जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, घग्गर वाला, घग्गर में आपका हनुमानगढ़ और वो आ गया गंगानगर। ठीक है, शेखावटी में आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर आ गया, नागौरी उच्च भूमि नागौर, और लूनी बेसी में राजस्थान के 6 जिले आ जाएंगे। ठीक है, इन पे हम बड़ी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे आपका। तो आज जो है वो सबसे बड़ा डिस्कशन होने वाला है शुष्क प्रदेश पे, और गारंटेड ट्रेड है, मैं आपसे 100% गारंटी के साथ ले रहा हूँ, हर टॉपिक समझ में आएगा आपको यहाँ से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से हिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल की बात करूँ, देखो तो राजस्थान जो है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ पहले आपको, फिर चीज़ें लिखी हुई देखो, आपको याद कम रहती है, मैप आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन आपका शुष्क मरुस्थल है। अब इस शुष्क मरुस्थल में जो है देखो, ये मरुस्थल का ही तो भाग है ना। ठीक है, मरुस्थल का ही भाग है, यहाँ बीच में फिर आपकी अरावली आ जाती है। ठीक है, तो अरावली के पश्चिम में, ठीक है, अरावली के पश्चिम में तो पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल, ये आपकी अरावली उधर ऐसे बना दी मैंने, ये वाला अर्धशुष्क, ये वाला शुष्क। अब पूरा मरुस्थल 100% है, पूरा मरुस्थल क्या है? 100% मानो इसको आप। अब इस 100% का ये जो शुष्क है ये कितना प्रतिशत है? तो ये आपको रट लेना है, 41.5% जो है ये मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? 41.5% जो है वो कौन है? शुष्क मरुस्थल है या शुष्क प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा किलोमीटर की बात करूं मैं तो, एरिया का क्षेत्रफल की बात करूं तो 75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है आपका? 75,000 वर्ग किलोमीटर जो है, हजार को मैं ऐसे कैसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो 75,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में देखो प्राय सूखा ही रहता है, तो इसकी जो वनस्पति होगी ना, ये क्या होगी? कटीली कांटेदार झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। हरे भरे पेड़ जो है वो यहाँ पे अभाव ही मानो आप, बहुत रेयर केस ही है। ठीक है, देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है कटीली झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो है देखो कटीली झाड़ियों में सबसे प्रमुख जो नाम आता है ना, वो आता है खेजड़ी का। खेजड़ी से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए आपको, मन में आपके लड्डू फूट जाने चाहिए खेजड़ी का नाम सुन के। ठीक है, क्योंकि खेजड़ी फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, पूछता ही पूछता है। ठीक है, प्रोसोफिस सिंड्रेरिया नाम पता होना चाहिए आपको, वैज्ञानिक नाम जो है इसका क्या है? प्रोसोफिस सिंड्रेरिया। ठीक है, 1983, ठीक है, 1983, 31 अक्टूबर 1983 राजस्थान का इसको राज्य वृक्ष भी चुना गया है। ठीक है, 1983 से ही इसको राज्य वृक्ष
में शामिल कर लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। खेजड़ी इम्पोर्टेंट है और 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है खेजड़ी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो खेजड़ी की कहाँ पे मिलेगी आपको? शुष्क प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। तापमान काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, गर्मियों में 55 डिग्री से भी ऊपर चल जाता है और सर्दी में -0 डिग्री से भी कम यहाँ पे तापमान हो जाता है। तो तापमान में है गर्मी में सबसे ज़्यादा और सर्दी में सबसे कम रहता है, ठीक है। एक एक करके मैं चीज़ें देखो आपको दिखा देता हूँ वापस, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ भी है। तो देखो 41.5% आपका भूभाग उस 41.5% मरुस्थल का हो गया, ठीक है। मरुस्थल का 41.5% कवर करता है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल, और 75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। रट लेना है डेटा, ठीक है, 75,000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। टोटल मरुस्थल भी देखो मैंने आपको बताया था, टोटल मरुस्थल की बात करूं तो मैंने आपको बताया था 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो टोटल मरुस्थल है राजस्थान के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखो रट जाना चाहिए डेटा, ठीक है, काफ़ी अच्छा डेटा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बहुत फैक्ट डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 41.5% आपका शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल का, और आपका जो 75,000 किलोमीटर जो है इसका आपका हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा बताने की कोशिश कर दूंगा अभी, ठीक है। 0 से लेकर 25 सेमी वर्षा होती है, बताया मैंने आपको, ठीक है। और जो वनस्पति है वो कांटेदार वनस्पति पाई जाती है और इसको मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है, जिसको आप जीरोफाइट भी कहते हो, ठीक है। देखो पूछा जाता है कि शुष्क मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका पता होना चाहिए आपको कि मरुद्भिद जो है वो वनस्पति, एक तो इनके नाम जो है वो थोड़े से बिल्कुल ऐसे हैं। तो मरुद्भिद जो वनस्पति है ये पाई जाती है और इसको जीरोफाइट भी आप कहते हो, ठीक है। सबसे अच्छा नाम जो है वो है खेजड़ी। आ गया देखो आपका इंपॉर्टेंट नाम, वैज्ञानिक नाम जो है वो प्रोसेसिप सिंड्रेरिया, और आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम जो है ये पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। आपको मैं बहुत सा एग्जामों, जब मैं आपको पेपर सोल्व कराऊंगा तो पेपर सोल्व में देखो आपको दिखाऊंगा कि खेजड़ी को कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो खेजड़ी का नाम आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम जो है इसका प्रोसेसिप सिंड्रेरिया है, और ये जो है राज्य वृक्ष है और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी इसको कहा जाता है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है। एक और बात आपको याद रखनी है खेजड़ी से रिलेटेड, ठीक है। देखो 5 जून 1988, ठीक है, ये तो मेरा बर्थ ईयर हो गया 1988, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना कि सर का बर्थ ईयर है। उसी टाइम पे पर्यावरण दिवस के अवसर पे खेजड़ी के ऊपर जो है वो 60 पैसे का जो है वो क्या किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी आपको। खेजड़ी से क्या क्या याद रखना है, खेजड़ी जो है वो आपका राज्य वृक्ष हो गया, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम तो आपको रटना है, कैसे भी करो आप, ठीक है। प्रोसेसिव सिंड्रेरिया कैसे भी करके रट लेना है, प्रोसेसिव सिंड्रेरिया 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेन जो बात है ये है कि कब इसको राज्य वृक्ष बोला गया, तो वो है 31 अक्टूबर 1983 को इसको क्या बोला गया है, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। और मरुस्थल का जो है कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी को ही कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको खेजड़ी रट जाना चाहिए। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये मानो आपका इस लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है वो यही है और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, प्रोसेसिव सिंड्रेरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोसेसिव सिंड्रेरिया जो है आपका राज्य वृक्ष हो गया, 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। और मेरे बर्थ ईयर पे 1988 पे, ठीक है, और पर्यावरण दिवस जो है उस दिन था, डाक टिकट जारी किया गया है 60 पैसे का, ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शुष्क मरुस्थल की बात करूं तो तापमान जो है आपका वही मैंने आपको बताया 45 डिग्री तक भी जाता है, इससे ऊपर भी आपका 55 डिग्री तक भी पहुंच जाता है यहाँ की बात करूं। और सर्दियों की बात करूं तो -3 डिग्री से भी नीचे यहाँ का तापमान जाता है। बहुत ठंड आपको जो है सर्दियों के टाइम पे यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो शुष्क मरुस्थल से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। देखो दोबारा बता देता हूँ, 41.5% आपका मरुस्थल का भाग हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा 75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। 0 से 5 सेमी वर्षा होती है, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। मरुद्भिद वनस्पति, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। खेजड़ी, ठीक है, केर, बेर, इस तरह के यहाँ पे पौधे आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनमें पत्ते जो है वो कम होते हैं, ठीक है, और कांटे ज़्यादा होते हैं।
सबसे प्रमुख पेड़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा खेजड़ी का, ठीक है। ये राज्य वृक्ष है, प्रोसेसिव सिनेरिया आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है 31 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। और इस पर जारी किया गया डाक टिकट 88 को, ऐसे याद कर लेना है। मरुस्थल जो है, अब हम मरुस्थल को दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम मरुस्थल के दो भाग पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, शुष्क मरुस्थल के। तो ये आपका जो है वो शुष्क मरुस्थल हो गया, ये वाला। अब इसमें एक तो ये वाला रीजन पढ़ेंगे हम, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। और एक ये वाला बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रीजन बचता है, ये वाला रीजन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला रीजन है जहाँ पे मरुस्थल तो है लेकिन बालू वाला मरुस्थल नहीं है, रेती वाला मरुस्थल नहीं है, ठीक है। तो बालू के टीले यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये बालू का मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बालू का मुक्त खोलेंगे अभी हम, और एक बाकी का जो है वो बालू का युक्त है। यहाँ पे आपको ढेर सारे टीले देखने को मिलेंगे। तो चलो खोलते हैं एक एक करके चीजों को। तो शुष्क मरुस्थल में आज हम बालू का मुक्त क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, और मुक्त क्षेत्र में हम डिस्कस करेंगे लाठी सीरीज, थार का घड़ा क्या है, हम्मादा क्या है, मगरा क्या होता है और रेग क्या होता है। देखो ऐसे समझा देता हूँ, फिर लिखी हुई चीजें तो मैं आपको दिखाऊंगा है ही सही, ठीक है। ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा मैप हो गया राजस्थान का, ठीक है। इस तरह का ये है मैप है, ठीक है। यहाँ से जो है वो ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका शुष्क मरुस्थल हो गया। अब इस शुष्क मरुस्थल में ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये आपका हो गया जैसलमेर। जैसलमेर में पोकरण, पोकरण से लेके, ठीक है, मोहनगढ़ तक, ठीक है। पोकरण से लेके मोहनगढ़ तक क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या मिलेगी आपको, एक भूगर्भिक जल पट्टी देखने को मिलेगी। जल पट्टी का मतलब हो गया, देखो वहां तो पानी तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना गया है कि प्राचीन समय में यहाँ पे सरस्वती नदी बहा करती थी, जो अभी जो है वो क्या हो गई, दब चुकी है, नीचे दब चुकी है। लेकिन उसकी नमी के कारण जो है उस जहां जहां पे जिस क्षेत्र में वो नदी बहती थी उस क्षेत्र में क्या हो चुका है, एक जो है नमी वाला क्षेत्र बनने के कारण जो है ऊपर घास के मैदान टाइप की एक पट्टी बन चुकी है, ठीक है। 65 किलोमीटर लंबी पट्टी है, ये भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके 65 किलोमीटर जो लंबी पट्टी है, घास की एक पट्टी बन चुकी है, और उस घास का नाम है सेवण घास, जिसको आप लोण घास भी कहते हैं, ठीक है। देखो लाठी सीरीज की बात हो रही है, पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो जैसलमेर के देखो पूरा एरिया मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसलमेर में इसका पूरा विस्तार, जैसलमेर में भी मतलब जैसलमेर से चालू हो गया और जैसलमेर में खत्म। तो जैसलमेर में पोकरण से लेके जो है वो मोहनगढ़, मोहनगढ़ बिल्कुल पाकिस्तान के टच में आ जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान के पास में आ जाता है वो। तो पोकरण से लेके मोहनगढ़ तक 65 किलोमीटर लंबी जो है वो एक भूगर्भिक जल पट्टी है। उस जल पट्टी के ऊपर जो है वो क्या लगी हुई है, सेवण घास लगी हुई है। और सबसे पौष्टिक चारा जो है उसको माना जाता है, ठीक है। सेवण घास को लिलोन घास भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, एक सेकंड आप थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मुझे थोड़ा सा हल्का सा टच हो नहीं रहा वो, ठीक है। अभी लिखा हुआ तो है ही सही, मैंने लिखा हुआ है इसका वैज्ञानिक नाम, हाँ याद आ गया, लिथियोरिस सिडिकोस, ठीक है। अजीब अजीब से नाम है, लिथियोरिस सिडिकोस, ठीक है। लाठी सीरीज के अंदर पाई जाने वाली सेवण घास का जो नाम है वो है लिथियोरिस सिडिकोस, ठीक है। देखो मुझे याद हो रहा है तो आपको भी याद हो जाएगा, मैंने भी बहुत बार उसको याद किया है। पूछा गया है कि सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है लिथियोरिस सिडिकोस जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लाठी सीरीज मैंने बताया आपको भूगर्भिक जल पट्टी है, जैसलमेर के पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक फैली हुई है, और 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पट्टी पे जो है वो सेवण घास आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप लिलोन घास भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पौष्टिक चारा होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है लिथियोरिस सिडिकोस, ठीक है। ये याद कर लेना है आपको, लिथियोरिस सिडिकोस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियोरिस सिडिकोस, सेवण घास का जो नाम है वो है लिथियोरिस सिडिकोस। अच्छा मुझे आप बताओ कि अभी मैंने जस्ट आपको एक वैज्ञानिक नाम बताया था खेजड़ी का, ठीक है, वो क्या नाम था? खेजड़ी का नाम दिमाग में पिंच करना चाहिए आपके, ठीक है। प्रोसेसिव सिंड्रेरिया, ठीक है, ऐसे याद आना चाहिए हैंड टू हैंड, ठीक है। प्रोसेसिव सिंड्रेरिया जो है वो खेजड़ी का नाम है, और आपका जो लाठी सीरीज के अंदर पाई जाने वाली सेवण घास है उसका वैज्ञानिक नाम है लिथियोरिस सिडिकोस। देखो जो एक पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जो है मैं आपको बहुत डीप से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप चाहे कोई सी भी कोचिंग कर लो, ठीक है। देखो मैं भी खुद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 सालों से चला रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टीचिंग का,
बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और आपकी बिना पैसों के जो है वो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी यहाँ से। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई भी नहीं है कि देखो राजस्थान का आपको भूगोल पूरा मिल रहा है तो जहां से क्लास छोड़ेंगे अगली क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि टॉपिक जंप कर जाए, कुछ भी जंप नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। लाठी सीरीज आपको समझ में आ गया होगा, बालू का मुक्त क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है वो पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक, ठीक है, फैली हुई ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसपे सेवन घास मिलती है। सेवन घास के देखो अभी फोटो दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, सेवन घास के भी मैं फोटो दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको देखने को मिलती है। चलो दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये मरुस्थल है। देखो मरुस्थल में वो वाला क्षेत्र देखो आप, वहां पे हरा भरा आपको एरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हरा भरा एरिया कहाँ से नजर आ गया? ठीक है, राजस्थान में कैसे मिला ये? पानी तो है ही नहीं, तो पानी नहीं है तो यहाँ पे हरा भरा एरिया कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नीचे जो है एक पट्टी होगी, भूगर्भिक जल पट्टी। इस जल पट्टी के कारण उस नमी वाले क्षेत्र का मतलब देखो जल के कारण क्या होता है, नमी ऊपर आती है। आपने भी देखा होगा कि घरों में कई बार सीम आ जाती है, तो नीचे जो है नमी होने के कारण जो है वो क्या हो जाती है, ऊपर सीम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जमीन के नीचे एक पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी, उस जल के कारण ये ऊपर जो है वो क्या हो गया, नमी वाला क्षेत्र बन गया है। इसके कारण ये वाला यहाँ पे जो है घास का आपको मैदान देखने को मिल रहा है। किस तरह की घास है थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो इस तरह की आपको घास देखने को मिलती है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, पूरी लंबी पट्टी है, 65 किलोमीटर लंबी है। पोखरण जैसलमेर से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक फैली हुई है। लिथ्यूरिस सिडिकुस इस घास का नाम है, इसको लिथ्यूरिस सिडिकुस कहा जाता है, याद होना चाहिए आपको। देखो कुछ घास और भी हैं। ठीक है, धामण अंजन करड़ ये भी घासों के नाम है। कभी पूछा जाए कि धामण अंजन करड़ क्या है तो आप बोल सकते हैं कि पश्चिम मरुस्थल में पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की घासों को है, घासों के नाम है धामण अंजन करड़ और तरकोसी घास। ठीक है, तरकोसी घास तो बहुत लंबी आती है, मैंने देखी हुई है, मेरे गांव में भी है। ठीक है, तरकुशी घास बहुत लंबी आती है, उसकी रस्सी बनाते हैं पुराने लोग। ठीक है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं आपने देखी भी हो, अगर कोई हाड़ोते से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने देखा होगा कि घास को ऐसे मलते रहते थे और उससे रस्सी बना देते, तो वो तरकुशी घास होती थी। ठीक है, काफी लंबी होती है वो। धामानंजन करड़ और सेवन घास जो है वो लिलोन घास आपको जैसलमेर में ही देखने को मिलेगी। चलो तो एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। लाठी सीरीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। थार का घड़ा क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, मादा और फिर मगरा, इन पे सब पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो थार का घड़ा क्या है और बता देता हूँ। देखो मैप में थार के घड़े की मैं बात करूं तो राजस्थान में जैसलमेर में एक जगह है। ठीक है, जैसलमेर में एक जगह है चांदना गांव। ठीक है, चांदना गांव जो है वो एक जगह है। उस चांदना गांव में एक, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो बोरिंग है। बोरिंग मतलब नलकूप। ठीक है, तो यहाँ पे जो चांदना गांव है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उस चांदना गांव में क्या है, एक बोरिंग है, नलकूप है। उस नलकूप से जो है वो पानी जो है वो बिना मोटर के ही बाहर आ रहा है। देखो कितनी मजेदार बात है, मतलब मोटर डालनी नहीं पड़ी उसमें। ठीक है, बिना मोटर के ही उस नलकूप से क्या होता जा रहा है, पानी बाहर आता जा रहा है। ठीक है, तो कितनी मजेदार बात है। देखो ऐसी जगह जहाँ पे रेगिस्तान बारिश कभी होती नहीं है, ठीक है, लगभग ना के बराबर होती है, और वहां पे आप बोरिंग करा रहे हो और पानी बिना मोटर के बाहर आ रहा है, गजब की बात होगी। ठीक है, चमत्कारी बात है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, थार का घड़ा बोला गया है। तो थार का घड़ा कोई वाकई में घड़ा नहीं है, ये एक तरह का नलकूप है। ठीक है, ये आपका एक तरह का क्या हो गया, नलकूप है। ये नलकूप है, जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है। बिना मोटर के नलकूप से लगातार पानी आ रहा है, इसे चांदल नलकूप भी कहा जाता है। तो थार का घड़ा जो है वो कौन है, चांदल नलकूप है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस याद रखना है कि चांदल नलकूप है। नलकूप मतलब जो गांव वाले हैं उनको तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, बोरिंग जो गांव में खेतों में होती है वही चीज है। ऐसा माना जाता है कि इस नलकूप को जब कराया गया ना, तो ऐसा माना गया है कि जो सरस्वती नदी है ना, वो नदी नीचे दब गई थी और उस नलकूप के कारण जो है वो फूट के बाहर आ गई, ऐसा माना गया है। और ये देखो मैं खुद नहीं बोल रहा, इसको एक न्यूज चैनल ने भी कवर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने उसका फोटो लगाया हुआ है। ये देखो आपको बोरिंग नजर आ रही होगी, और बोरिंग से देखो ये पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और ये देखो कहाँ का है, जैसलमेर का है, और लिखा हुआ है मिल गई सरस्वती नदी, रेत के बीच फूट पड़ी जलधारा। आज तक ने इसको कवर किया है जैसलमेर में जाके। तो चांदन नलकूप जो है वो क्या है, एक
थार का जो घड़ा है वो कौन है? चांदन नलकूप है। चांदन नलकूप जो है वो एक बोरिंग है, ठीक है, जिसमें से पानी जो है बिना मोटर के, देखो कोई मोटर वोटर नहीं लगा रखी, डायरेक्ट पानी आ रहा है। तो सरस्वती नदी का इसको अवशेष माना गया है चांदन नलकूप को। आपको बहुत ढंग से जो है थार का घड़ा याद हो गया होगा, आप भूलेंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब हम बात करेंगे पथरीले मरुस्थल की, ठीक है, हममादा की। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं आपको राजस्थान की जीके कवर करा रहा हूँ, ठीक है, और हम भौगोलिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं, और भौगोलिक प्रदेश में भी हम पश्चिमी मरुस्थल की डिस्कशन कर रहे हैं। पश्चिमी मरुस्थल दो भागों में बटा हुआ है, शुष्क में और अर्ध शुष्क में, ठीक है, और जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल में भी हम देख रहे हैं कौन सा? बालू का मुक्त प्रदेश, ठीक है, ये वाला, इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ना, तो इसके इस वाले क्षेत्र को क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको मरुस्थल तो मिल रहा है, लेकिन मरुस्थल कौन सा है? तो इस क्षेत्र के अंदर जो आपको मरुस्थल देखने को मिल रहा है ना, वो मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है वो पथरीला मरुस्थल है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस पथरीले मरुस्थल को पथरीला मरुस्थल ना बोल के वहां की स्थानीय भाषाओं में बोला जाता है हममादा, ठीक है। वो लोग क्या बोलते हैं इसको? हममादा बोलते हैं। अब ये हममादा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अभी देखो मैप में मैंने बताया था, ठीक है, इस तरह का मरुस्थल है। देखो देखो आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़े से पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां भी आपको देखने को मिल रही है। तो देखो आसपास तो पूरा का पूरा रेगिस्तान ही है, लेकिन कुछ जो एरिया है ना, वो एरिया में क्या पड़ा हुआ है? हममादा वाला मरुस्थल आ जाता है, पथरीला मरुस्थल आ जाता है। ये देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट है जैसलमेर के पोखरण से, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जैसलमेर के पोखरण से लेके जोधपुर के फलोदी तक, और फलोदी से लेके फिर आपका बालोतरा बाड़मेर तक, ठीक है। तो इस वाले रीजन में ये वाला जो क्षेत्र फैला हुआ है ना, ये आपका हममादा क्षेत्र है। हममादा मतलब पथरीला मरुस्थल इस क्षेत्र में पाया जाता है, पूछा गया है। और देखो क्योंकि आरपीएससी बहुत क्वेश्चन उठाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से डीप डीप से क्वेश्चन करती है, तो मैं आपके लिए एक ऐसा पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आए और आपको वो क्वेश्चन ना आए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट में आपके यहाँ से क्लियर करा रहा हूँ। पूछा जाएगा कि हममादा कहाँ कहाँ किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान के 3 जिलों में हममादा फैला हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, याद होना चाहिए। जैसलमेर की लोकेशन याद होनी चाहिए, पोखरण, पोखरण से लेके बालोतरा बाड़मेर, और बालोतरा बाड़मेर से फलोदी जोधपुर। तो इन 3 जो जिले हैं उनमें जो है वो राजस्थान का क्या फैला हुआ है? आपका हममादा मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। इस हममादा मरुस्थल की मैं बात करूं, ठीक है, तो 3 जिले हो गए और 3 लोकेशंस भी मैंने आपको जिलों की बता दी है, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या चीजें हैं। देखो मरुस्थल है ना, तो गर्म क्षेत्र तो है ही सही, ठीक है, तो गर्म क्षेत्र है और चट्टानी भाग भी है। इसका मतलब एक तरह का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, ठीक है, जहाँ पे जो है वो किसी भी तरह का प्रयोग किया जा सकता है या कोई सेटअप जमाया जा सकता है, क्योंकि रेत में कोई सेटअप नहीं जम सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया है? एक सीज क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है, सीज क्षेत्र बनाया गया है, SEEZ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सीज क्षेत्र। सीज एरिया डेवलप किया गया है। सीज क्या होता है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है? सोलर लगाए गए हैं, सोलर प्लांट लगाए गए हैं, ताकि जो है, क्योंकि गर्म तो होगा इसे, ठीक है, गर्म क्षेत्र है और पथरीला भी है, तो प्लांट लगाया जा सकता है, ठीक है। तो एक सीज क्षेत्र बनाया गया है, कहाँ? हममादा के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हममादा क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सीज क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सोलर एनर्जी से क्या हो रही है? बिजली उत्पादन करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया गया है? यहाँ पे पवन ऊर्जा क्षेत्र भी लगाया गया है, ठीक है। मतलब पवन से भी क्या की जा रही है? बिजली उत्पादन करने का काम किया जा रहा है। मतलब टोटल ऐसा बोले हैं तो हममादा जो है, हममादा वाले क्षेत्र में बिजली उत्पादन का काम जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन जो है वो कहाँ से की जा रही है? हममादा वाला क्षेत्र से की जा रही है, ठीक है। देखो एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ। देखो सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, हममादा से बिजली उत्पादन का काम किया जा रहा है, एक तो सोलर एनर्जी से और एक किया जा रहा है किससे? पवन ऊर्जा से, ठीक है। देखो हममादा का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, जोधपुर और बाड़मेर, बालोतरा, जैसा मैंने आपको इमेज में बता रखा है, ठीक है। और हममादा का ज़्यादा विस्तार जो है वो जोधपुर, फलोदी में ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे पूरा पथरीला ही मरुस्थल आपको तो देखने को मिलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताया,
हम्मादा क्योंकि पथरीला मरुस्थल है, ठीक है, और गर्म भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ बिजली उत्पादन की संभावना ज्यादा है, ठीक है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए पवन चक्कियां भी लगाई है, बहुत सारी पवन चक्कियां लगाई है। और आप मानो तो राजस्थान जो है पवन ऊर्जा मामले में अब जो है वो नंबर 2 पे आ चुका है इंडिया में, ठीक है। राजस्थान का जो नाम है वो इंडिया में नंबर 2 पे लिया जाता है पवन ऊर्जा उत्पादन में। नंबर 1 पे है, ठीक है, नंबर 1 पे है आपका बिल्कुल दक्षिणी राज्य क्या है, ठीक है, दक्षिणी राज्य हो गया आपका, सॉरी, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका दक्षिणी राज्यों का सबसे नंबर 1 है, ठीक है, पवन ऊर्जा के मामले में। तो हम्मादा क्योंकि आपका पथरीला मरुस्थल है, इसके अलावा गर्म भाग पे स्थित है, तो बिजली उत्पादन की जो है वो संभावना यहाँ पे ज्यादा है। पवन चक्कियां लगाई गई है। राजस्थान जो है पवन ऊर्जा में कौन से नंबर पे आता है, तो भारत में राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे आता है पवन ऊर्जा के मामले में। उसकी बात करूं आगे में, तो देखो आप, ये प्लांट लगाया गया है, देखो आप इमेज में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ये पवन चक्कियां लगाई गई है, ठीक है, जो घूमती है हवा के कारण और जो है वो बिजली उत्पादन करती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो है जैसलमेर के बड़ा बाग में स्थित की गई। ये लोकेशन याद रखनी है, ठीक है, ये लोकेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ऊर्जा परियोजना जो है वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ स्थित की गई है, बड़ा बाग जैसलमेर में की गई है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पवन ऊर्जा का क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पवन परियोजना जो है राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आपको याद रखना है कि जैसलमेर बड़ा भाग से जो है वो पवन परियोजना स्टार्ट की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना, देखो पवन चक्कियां देखो क्या होती है, बड़ी बड़ी चक्कियां होती है ना, ठीक है। देखो आप कितनी बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी से याद आ जाएगा बड़ा बाग, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, कि पवन चक्कियां बड़ी पवन चक्कियां, बड़ी पवन चक्कियां मतलब बड़ा बाग में लगाई गई होगी, ठीक है। इसके लिए एक बड़ा बाग चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसलमेर वैसे ही सबसे बड़ा है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो जैसलमेर याद हो जाएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ याद रखनी है, ठीक है, बड़ा बाग अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसलमेर में सबसे पहले जो है पवन चक्की परियोजना चलाई गई है बड़ा बाग में। फिर इसके अलावा भारत का दूसरा जो है वो क्या किया गया है, पवन ऊर्जा पार्क भी जो है वो जैसलमेर में बनाया गया है, ठीक है। भारत में जो पहला पवन ऊर्जा पार्क है वो तो कर्नाटक में है, सॉरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत का पहला जो पवन ऊर्जा वाला जो पार्क है वो तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के गांडीकाटा में स्थित है आपके भारत का पहला पवन ऊर्जा पार्क। दूसरा जो है वो कहाँ है, अपने राजस्थान में, और अपने राजस्थान में भी कहाँ पे, जैसलमेर के लादरवा गांव, ठीक है, जैसलमेर के लादरवा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, देखो एक सेकंड तो यहाँ से 2 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। एक तो ये निकल के आता है कि सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ से, तो आपको याद रखना है जैसलमेर के बड़ा बाग से, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये निकल के आता है कि जैसलमेर के ही लादरवा में भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क भी स्थापित किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला पवन ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के गांडीकाटा में स्थित है आपका भारत का पहला पवन ऊर्जा पार्क, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो पहला पवन ऊर्जा कहाँ लगा, राजस्थान में बड़ा बाग में लगा, ठीक है। और भारत का दूसरा कहाँ लगा, भारत का दूसरा पार्क जो है वो कौन है, लादरवा में है, ठीक है। जैसलमेर के लादरवा दोनों जैसलमेर ही है, ठीक है। तो जैसलमेर का एक तो लादरवा याद रखना है और जैसलमेर का एक बड़ा बाग याद रखना है, ठीक है, दोनों आपको याद हो जाने चाहिए। उसकी बात करूं मैं तो देखो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। पवन ऊर्जा उत्पादन में 2009 में, ठीक है, देखो 2009 में हम 5वें स्थान पे थे, राजस्थान जो है वो 5वें स्थान पे आता था 2009 की बात करूं तो। लेकिन आज देखो अब नंबर 2 पे आ गए। इतनी पवन, देखो बहुत अच्छा क्षेत्र है, ठीक है, सबसे गर्म है, सबसे तेज हवाएं चलती है, ठीक है, गर्म हवाएं चलती है। तो इस वजह से जो है ये एक तरह से यूँ बोले कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है किसके लिए, एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। तो सोलर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भी वहाँ पे लगाई गई है, ठीक है, सीज वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। और काफ़ी सारी कंपनीज है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और बिजली उत्पादन का काम जो है वो बहुत धड़ल्ले से वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी जो है बिजली उत्पादन वहाँ से हो रहा है, ठीक है।
18 जुलाई 2012 को पवन ऊर्जा नीति लागू की गई राजस्थान में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, कि राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति जो है वो कब लाई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 18 जुलाई 1912 में क्या लागू की गई है, पवन ऊर्जा नीति लागू की है। देखो अब जो है मैं आपको वीडियो के अंदर क्या करूंगा, आपके लिए होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क देने से क्या होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी और बूस्ट हो सके उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, और होमवर्क मैं छोड़ूंगा तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे उसी टाइम पे आप होमवर्क नोट करें, क्योंकि जब काफ़ी आगे बढ़ेंगे तो देखो धीरे धीरे होमवर्क के क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और हो सकता है आपको याद ना रहे। तो देखो आपको होमवर्क यहाँ से मिल जाता है कि आपको पता करना है कि 2012 में किसकी सरकार ने पवन ऊर्जा नीति लागू की थी, ठीक है, आपको ये पता करना है। और आपको कमेंट में छोड़ना है कि आपको कमेंट में लिखना भी है कि सर इसकी सरकार थी, इसमें पवन ऊर्जा नीति लागू की थी 2012 में, ठीक है। तो 18 जुलाई याद रख लेना है आपको, ठीक है, 18 जुलाई 2012 पवन ऊर्जा नीति, यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए। देखो हममादा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आता है हमारे पास, ठीक है। हममादा पढ़ने का मतलब है कि राजस्थान का पूरा मरुस्थली पढ़ लिया आपने, ठीक है। 3 जिले याद रखने हैं, ठीक है, 3 जिले, 3 लोकेशन याद रखनी है, जैसलमेर याद रखना है, बाड़मेर याद रखना है, फलोदी याद रखना है, ठीक है, पोखरण, ठीक है, बालोतरा और फलोदी जोधपुर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा विस्तार फलोदी जोधपुर में, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा फैक्ट है। पवन चक्कियाँ लगाई गई है और सबसे पहली पवन चक्की बड़ा बाग में जैसलमेर में लगी हुई है, ठीक है, सबसे लगाई हुई थी, अब तो काफ़ी सारी लगा दी उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा लादरवा जो है, जैसलमेर का जो लादरवा है वो राजस्थानी भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क वहां पे स्थापित किया गया है, और पहला जो है वो है आंध्र प्रदेश कडप्पा, आंध्र प्रदेश कडप्पा याद रखना है, ठीक है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में सबसे सबसे ऊपर जो टॉप नंबर पे है वो है तमिलनाडु, सबसे टॉप पे है तमिलनाडु। फिर है महाराष्ट्र, था महाराष्ट्र, अब तो नहीं है, अब तो हम राजस्थान में आ गए, अब राजस्थान आ गया सबसे 2 नंबर पे। फिर गुजरात, कर्नाटक, ठीक है, इन 4 के बाद राजस्थान का नंबर आता था 5वें नंबर पे। 2009 की बात है, अब 2009 नहीं है, अब 2020-21 चल रहा है, देखो 21 की बात हो रही है, ठीक है। तो 2021 में जो है अब राजस्थान जो है वो कौन से नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे आ चुका है। आपसे करंट फैक्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से कोई भी डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझे कमेंट में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देखो हममादा जो है, हममादा एक पथरीला मरुस्थल है, यहाँ पे क्या किया गया है, सीज जो है वो जोन बनाया गया है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन बनाया गया है, ठीक है। सोलर एनर्जी आप जानते ही हो, ठीक है, सोलर पैनल लगाए गए होंगे जिनसे क्या किया जा रहा होगा, बिजली उत्पादन का काम किया जा रहा होगा। बिजली उत्पादन का काम जो है ना, देखो आप और मैं नहीं कर सकता, ठीक है, कोई कंपनी वहां पे इन्वेस्ट कर रही होगी, ठीक है। तो एक कंपनी का नाम आपको याद रखना है, वो है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है ये काम कर रही है, ठीक है। बिजली उत्पादन का काम जो है वो कौन सी कंपनी कर रही है, अक्षय ऊर्जा निगम। अब ये जो अक्षय ऊर्जा निगम है ना, ये एक तरह का मतलब ये कॉम्बिनेशन है, ये अकेली कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसको बनाया गया है 2002 में, अक्षय ऊर्जा निगम को बनाया गया है कब, 2002 में इसको स्थापित किया गया है। किसका कॉम्बिनेशन है, 2 कंपनियों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखो सबसे पहले बनी रीडा, रीडा आपको याद रखना, रीडा नाम सुना भी होगा आपने, ठीक है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1985 में ये बन गई थी। तो ये जो है 1985 में बनी, 1985 में बनने के बाद इसने एनर्जी डेवलपमेंट करना चालू किया, ठीक है। इसने लाइट विभाग, ये एक तरह से बोले कि राजस्थान का लाइट विभाग था और लाइट उत्पादन करने वाली कंपनी ये बनी, ठीक है। उसके बाद फिर 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद ऐसे याद रखना है, ठीक है, रीडा रीडा आपकी हो जाएगी 1985 में, ठीक है, 1985 में। उसके बाद जो है 10 साल बाद जो है वो क्या बनेगी, RSPCL बनेगी, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है, 1995 में, ठीक है। ये भी वही बिजली उत्पादन कंपनी, ठीक है। अब जो है वो क्या किया गया सन 2002 में, सन 2002 में क्या किया गया है, इन दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया, किसके अंदर, इस कंपनी के अंदर, ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर। तो अक्षय ऊर्जा निगम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रीडा एंड RSPCL, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, रीडा का और RSPCL का, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड का। रीडा 85 में, 10 साल बाद RPCL, ठीक है,
95 में, और फिर आपकी 2002 में लेटेस्ट जो बनेगी वो है अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है, 2002 में, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसको कब बनाया गया है, तो 2002 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज देखो, एक नया फैक्ट आता है, वो है मगरा। मगरा क्या चीज है, इसको भी मैं आपको क्लियर कराता हूँ। हम्मादा आपका बहुत अच्छे से देखो मैंने कराया है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होनी चाहिए हम्मादा में, ठीक है। मगरा देखो समझा देता हूँ। मगरा जो है एक्चुअली जैसे आपका हम्मादा है, ठीक है, तो हम्मादा क्षेत्र इस तरह से है, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम्मादा है। अब हम्मादा में ये वाला जो रीजन है ना, ये तो पोखरण हो गया जैसलमेर वाला, ये हो गया आपका बालोतरा बाड़मेर वाला। इस वाले रीजन में पहाड़ी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ियां इसमें, ठीक है। इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगी, पहाड़ियां, टूटी फूटी कटी फटी पहाड़ियां, ठीक है, एक सिमिलर नहीं है। तो उन पहाड़ी वाले जो क्षेत्र, वो जो पहाड़ी वाला एरिया है ना, इन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, इन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में वो लोग बोलते हैं मगरा। क्या बोलेंगे उस स्थानीय भाषा में, उसको मगरा बोलेंगे। अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट मतलब कटी फटी पहाड़ियां, एक सिमिलर पहाड़ी वाला रीजन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पहाड़ चालू होगा फिर दूसरा खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई पूरी लंबी सीरीज नहीं है, ठीक। कटी फटी पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी, फिर थोड़ी सी खंडित पहाड़ियाँ हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा रीजन, फिर खंडित पहाड़ियाँ मिल जाएगी, इस तरह का कोई रीजन है। एक सेकंड, तो खंडित पहाड़ियों वाला रीजन है, ठीक है। और खंडित पहाड़ियां होने के कारण इन पहाड़ियों को बोला जाता है मगरा, ठीक है। कहां से कहां तक है, देखो पोखरण से लेके बालोतरा बाड़मेर तक ये फैली हुई है, ठीक है। ये भी कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मगरा क्या होता है। मगरा जो है वो क्या होती है, हम्मादा के अंदर जो है वो खंडित पहाड़ियों वाले क्षेत्र को क्या बोला गया है, मगरा बोला गया है, ठीक है। अवशिष्ट पहाड़ियां हैं जिनको स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। मैं दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखो आप, ये है मरुस्थल, ठीक है। मैंने किसी मतलब पहाड़ी प्रदेश का फोटो नहीं लिया है, मरुस्थल का ही फोटो लिया है, ठीक है। और मरुस्थल में ये देखो आप, ये पहाड़ी देखो किस तरह से टूटी फूटी है, फिर थोड़ा सा ऐसा एरिया जाएगा, फिर अब आगे थोड़ा पहाड़ बनेगा, इस तरह का क्षेत्र है, ठीक है। मतलब थोड़े से ऊंचे ऊंचे टाइप के ऐसे अवशिष्ट पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के पहाड़ी वाले हिस्से को बोला जाता है मगरा, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर एक और चीज आती है रेग। ये देखो आप, एक और चीज उठ के आएगी, ठीक है, जिसका नाम है रेग। अब रेग क्या चीज है, देखो रेग जो है ना, हम्मादा, हम्मादा जो आपका है, हम्मादा आपका पथरीला मरुस्थल हो गया। मान लो ये जो एरिया है, अब इस एरिया में क्या है, मान लो ये पथरीला मरुस्थल है, ये वाला रीजन पथरीला मरुस्थल है। अब इधर तो पूरा मरुस्थल ही है ना, ठीक है। इधर आपका क्या हो गया, इधर तो बालू का युक्त मरुस्थल आएगा, इधर भी बालू का युक्त मरुस्थल आएगा, इधर तो बालू की टील है, ठीक है, इधर भी बालू की टील है, बीच में पथरीला है। अब यहाँ जो बीच वाला जो रीजन है ना, ये वाला हुआ या फिर ये वाला हुआ या फिर ये वाला हुआ, ठीक है। मतलब जहाँ हम्मादा खत्म होता है, जहाँ हम्मादा खत्म होता है वहां क्या स्टार्ट होगा, वहां पे मरुस्थल स्टार्ट होगा, रेतीला वाला। भाई हम्मादा खत्म होगा, इधर हम्मादा खत्म, ठीक है, और उधर आपका रेतीला मरुस्थल स्टार्ट। तो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या होगा, इसमें तो रेती भी होगी, आपको चट्टान भी देखने को मिलेगी, रेती भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह का जो मरुस्थल है ना, अब ये देखो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में नहीं होगा, काफी बड़ी सीमा के अंदर ये फैला होगा, ठीक है। तो इधर आपका हम्मादा खत्म हो रहा है, उधर आपका मरुस्थल चालू हो रहा है, तो बीच वाला जो क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ पे आपको पत्थर भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको बालू के टीले भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो मरुस्थल होगा ये कहलाएगा आपका रेग, मिश्रित मरुस्थल, ठीक है। मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है, ठीक है। मरुस्थल अब ये कहाँ मिलेगा आपको, ये हम्मादा जहाँ खत्म होगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार का मरुस्थल हम्मादा के अंत वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फोटो दिखा देता हूँ, देखो देखो आप ढंग से देखो इसको, ये सॉरी एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे उधर क्या चालू हो रहा है, उधर मरुस्थल चालू हो रहा है, बालू के टीले चालू हो रहे हैं। अब ये वाला इससे जोड़ के देखो आप, तो इसको पहले देखो आप, इसके थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर रेती भी मिक्सअप है, किसके साथ, देखो रेती और आपको पत्थरों का मिश्रण देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो क्षेत्र है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मरुस्थल से पहले आपका जो रेतीला मरुस्थल है, उससे पहले ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ना इस तरह का, ये कौन सा रीजन है, ये है आपका मिश्रित मरुस्थल, इसको ही रेग बोला जाता है, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, रेग का मतलब क्या होगा, मगरा मतलब पहाड़ियां होगी, अवशिष्ट पहाड़ियां, और रेग का मतलब हो गया मिश्रित
मरुस्थल फोटो देख के आपको पता लग जाएगा। मरुस्थल से जस्ट पहले देखो, वो तो रेतीला मरुस्थल है, रेतीले मरुस्थल से पहले वाला मरुस्थल रेग मरुस्थल, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। रेतीले मरुस्थल से पहले वाला मरुस्थल क्या कहलाएगा? रेग मरुस्थल कहलाएगा, ठीक है। तो रेतीला तो आगे आ जाएगा, वहां तो रेती रेती कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट बालू का रेत मिलेगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप हम्मादा से जा रहे हो। तो हम्मादा की तरफ से जब आप जाओगे, ट्रेवलिंग करके उधर जाओगे, तो हम्मादा कभी तो खत्म होगा। तो खत्म होने से पहले, अब जैसे खत्म होगा तो वहां पे आपको पत्थरों का थोड़ा सा अवशेष मिलेगा, और पत्थर भी मिलेंगे, साथ में आपको रेती भी देखने को वहां पे मिलेगी। तो ऐसा वाला क्षेत्र बन जाएगा आपका रेग क्षेत्र। मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए रेग में, आपको समझ में आ गया होगा रेग से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हो गया मेरा पूरा बालू का मुक्त प्रदेश, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया है, ठीक है। बालू का मुक्त जो है उसमें अपन ने देखा है सबसे पहले लाठी सीरीज। लाठी सीरीज मैंने आपको बताया पोखरण जैसलमेर से लेके फलोदी। देखो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा रिपीट मार देता हूँ, ठीक है, चीजें याद करा देता हूँ वापस, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी से बताता हूँ। तो हमने इस तरह से कुछ देखा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? तो हमने बताया कि जैसलमेर में पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक फैली हुई जलपट्टी, भूगर्भिक जलपट्टी जो है वो लाठी सीरीज है, 65 किलोमीटर में फैली हुई है। एक सेकंड, तो 65 किलोमीटर में फैली हुई भूगर्भिक जलपट्टी है। इसके अलावा जो है, इसका आपको याद रखना है कि इसके अंदर, इसके ऊपर जो है वो सेवन घास लगी हुई है, जिसको लिथ्यूरिस सिडिकोस नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया थार का गढ़ा। थार का गढ़ा जो है वो चांदन गांव, याद रखना है आपको। चांदन गांव में एक नलकूप है जिसको थार का गढ़ा कहा जाता है, ठीक है। वहां पे ऐसा माना गया है कि प्राचीन काल में यहाँ पे सरस्वती नदी निकलती थी, और वो जो है इस नलकूप के थ्रू जो है वो प्रस्फुटित होके क्या होगी, बाहर आ चुकी है। फिर हमने देखा हम्मादा क्या होता है। तो हम्मादा मैंने आपको बताया 3 जिलों में, राजस्थान के 3 जिलों में हम्मादा का विस्तार है, ठीक है। हम्मादा का विस्तार 3 जिलों में है, जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर, और उधर फलोदी जोधपुर तक इसका विस्तार है, ठीक है। और इसके अंदर सीज एंटरप्राइज जोन बनाया गया है, SEEZ जो है वो बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि सोलर से क्या किया जा सके, एनर्जी डेवलप की जा सके, ठीक है। तो एक जोन बनाया गया है सीज जोन, ठीक है, जिसके जहाँ पे क्या करिए, अक्षय ऊर्जा निगम नाम की जो कंपनी है वो एनर्जी डेवलप करने के लिए अपना काम कर रही है। और जो आपका जो अक्षय ऊर्जा निगम है वो 2 कंपनियों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है, रीडा और राजस्थान, एक सेकेंड, RCSPL, इस तरह का कुछ नाम है, ठीक है। हमने प्रीवियस में भी जस्ट देखा, ये रहा, ठीक है, RSPCL, ठीक है। सन आपको याद रख लेना है, ठीक है। रीडा का जो सन हो गया 85 हो गया, 85 के 10 साल बाद जो है RSPCL हो गया, ठीक है, 95, और फिर 2002 आपको जो है अक्षय ऊर्जा निगम का याद रखना। फिर इसकी बात करें तो फिर हमने उसके देखा मगरा क्या होता है। मगरा मैंने आपको बताया अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेग जो है, रेत से पहले वाला रेग आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं बालू का स्तूप युक्त की प्रदेश, ठीक है। देखो बालू का युक्त क्षेत्र का मतलब हो गया अब टीले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो है आपको राजस्थान में मैं कुछ टीले दिखाऊंगा। देखो बालू का रेत में पवन द्वारा निर्मित अलग अलग प्रकार की आकृतियों वाले टीलों को बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। देखो इर्ग, बरखान, उर्मिकाएं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, सब्र काफिज और नेटवर्क बालू का स्तूप। तो ये वाला जो है, ये पूरे जो नाम है, ये तो हो गए आपके बालू का स्तूपों के नाम। एक एक करके सारे नाम क्लियर कराऊंगा, और गारंटेड है हर नाम जो है आपको आज याद हो जाएगा, ठीक है, इमेज के साथ बताऊंगा। फिर प्लाया, अब ये जो है वो जलीय जलीय पार्ट है, ठीक है। मतलब राजस्थान में कुछ जलीय संभावना भी है, तो कुछ जलीय संभावना के नाम जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो किस किस तरह, देखो जल तो सब जगह होगा ना, जल ही जीवन है, जीवन जो जहाँ होगा वहाँ जल होगा, ठीक है। तो जलीय कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जल की, ठीक है। तो उनके नाम हैं ये, इस तरह के मैंने नाम लिखे हैं, प्लाया, खड़ीन, बालसन, बजादा, ठीक है, और रन, जॉर्ड, टाट, इस तरह के कुछ नाम है। इनको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, बालू का युक्त प्रदेश की तरफ, और बालू की चीजों को देखते हैं। देखो इर्ग, यहां से क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। इर्ग, इर्ग जो है वो क्या है, पूरा ही मरुस्थल इर्ग है, ऐसा समझो, ठीक है। पूरा ही मरुस्थल जो है वो इर्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब बालू का मरुस्थल जो है ना, जो आपका बालू का मरुस्थल है
टीलों वाला मरुस्थल, ठीक है, वो पूरा ही मरुस्थल जो है वो क्या कहलाएगा, इर्ग कहलाएगा। संपूर्ण मरुस्थल को क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। अब इर्ग के अंदर ये सारी चीजें आती है, ये जितने भी बालू का स्तूप है ना, ये सारे के सारे ये सब किसके पार्ट है, इर्ग के ही पार्ट है। थोड़ा सा मैंने इर्ग को यहाँ पे अलग लिख दिया, बाकी सभी बालू का स्तूप जो है वो इर्ग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। देखो क्लियर कराता हूँ। संपूर्ण मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है, ठीक है। ये पश्चिमी मरुस्थल के जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले में मिलता है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ होगा, बड़े जिलों में, ठीक है, सारे बड़े जिले ले लिए है ना, बाड़मेर को छोड़ के। पश्चिमी राजस्थान में ये 60% पाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में देखो ये इसका जो विस्तार है इर्ग का वो कितना है, 60% है। देखो 40% कौन सा हिस्सा छूट गया, 40% हिस्सा छूट गया, कौन सा वाला, हम्बादा वाला, जिसको आप बोलते हो पथरेरा मरुस्थल, बालू का मुक्त प्रदेश वाला, ठीक है। तो बालू का मुक्त, और आप बात कर रहे हो बालू का युक्त की, तो बालू का मुक्त वाला जो है वो 40% है, बाकी 60% जो है आपका हो गया बालू का युक्त, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इर्ग क्या है, इर्ग मतलब पूरा ही मरुस्थल इर्ग है, ठीक है। पूरा ही मरुस्थल को इर्ग बोला गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे टीले देखने को मिलेंगे, तो हाँ मिलेंगे ना, तो मैं सारे टीले आपको दिखा देता हूँ। अनुदैर्य, अनुदैर्य देखो नाम से देखो, थोड़ा सा हल्का सा नाम को टच करना आप। अनुदैर्य मतलब आराम की बात हो रही है ना, ठीक है। हवा चलेगी ऐसा है, ठीक है, हवा चली, हवा चल रही है, ठीक है, और हवा के कारण जो है वो बालू रेत उड़ेगी, ठीक है, और बालू रेत उड़ेगी तो आगे ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, और आगे बढ़ेगी तो इस तरह का टीला जो है वो निर्मित करेगी, ठीक है। फिर रेत हवा चली, फिर आगे बढ़ेगी और इस तरह का टीला निर्मित करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो क्या बनते जाएंगे, टीले बनते जाएंगे। हवा के समकक्ष, पवन के समकक्ष बनने वाले टीले जो है वो क्या कहलाते हैं, अनुदैर्य बालू का स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। पवन की दिशा के समानांतर ये बनते हैं, जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे रेती जो है वो पवन के साथ उड़ती जाएगी और आगे जाके जो है वो क्या करेगी, एक बालू का स्तूप का निर्माण करेगी। इस तरह का बालू का स्तूप क्या कहलाएगा, अनुदैर्य बालू का स्तूप। अब कैसे याद रहेगा, देखो ऐसे याद रखना है, ये जो अनुदैर्य में ए की मात्रा देखो ऊपर, आर र की मात्रा आ रही है ना, वो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले आओ इस तरह से, ठीक है। तो अनुदैर्य इस तरह से, अनुदैर्य इस तरह से, समझ गए। तो आपने हवा चलाई इधर से, ठीक है, और हवा चली तो फिर बालू रेत उड़ी और इस तरह का जो है वो क्या बना दिया, टीला बना दिया। इस तरह के टीले जो हैं वो क्या कहलाएंगे, अनुदैर्य बालू का स्तूप। मुझे लग रहा है कि अच्छे से क्लियर आपका हो गया होगा। कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में आपको सबसे ज्यादा अनुदैर्य बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। देखो कैसे दिखते हैं, ये लो ऐसे मिलेंगे, ठीक है। पवन की दिशा इधर से चली तो यहाँ से उठाएगी पूरी इसको, ठीक है। पवन क्या करेगी, इस पूरी इसको क्या करेगी, उठाएगी, और उठा के इस तरह से जो है वो क्या कर देगी, बालू का स्तूपों का निर्माण कर देगी। इस तरह के बालू का स्तूपों को क्या कहा जाएगा, अनुदैर्य बालू का स्तूप। क्लियर हो गया होगा। अब एक नाम बड़ा कंफ्यूज करता है, एक सेकेंड, एक नाम बड़ा कंफ्यूज करता है, बिल्कुल सेम जैसा ही नाम है, ठीक है, वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखो प्रस्थ, प्रस्थ ऐसे याद रखना, प्रस्थ कब होता है आदमी, जब किसी से त्रस्त हो जाए, तो इस तरह से याद रखना, त्रस्त प्रस्थ इस तरह से। तो सब सामने कोई रुकावट आ जाती ना, तो हम क्या हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, या प्रस्त हो जाते हैं, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो मतलब प्रस्त कब होगा, जब सामने कोई रुकावट आएगी। हवा चल रही है और हवा चल रही है, बालू का स्तूप के सामने अगर किसी भी प्रकार का क्या आ जाता है, अवरोध आ जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, अवरोध के कारण जो है वो क्या होगा, बालू का स्तूप बिल्कुल ऐसे सामने यूं बनेगा, ठीक है। तो अवरोध के आ जाने के कारण जो है बनने वाले समकोण पे, समकोण पे बनने वाले बालू को स्तूपों को क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इस तरह से वो दिखाई देंगे। देखो पवन की दिशा चली, इधर से पवन आई, इसने पवन ने इसको उठाया, लेकिन सामने क्या आ गया, अवरोध आ गया, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इस तरह से समकोण पे क्या बन जाएगा, बालू का स्तूप बन जाएगा। और इस तरह के बालू का स्तूप को कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अनुदैर्य बालू का स्तूप में क्या अंतर है, अनुदैर्य देखो देखो ए की मात्रा याद रखना, ये पीछे की ए की, ठीक है, वाई जो ए है ना उसके ऊपर की मात्रा याद है। अनुदैर्य, ठीक है, पवन की दिशा के समानांतर बनेंगे, ठीक है, याद रखना, पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ, प्रस्थ क्या होगा, मतलब जब सामने कोई रुकावट आ जाएगी तब बनेंगे, ठीक है, इस तरह से बनेंगे, ठीक है, आधे बनते ही है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के बालू का स्तूप जो है वो क्या कहलाएंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, पवन की दिशा में अवरोध आने के कारण समकोण पे बनते हैं। समकोण मतलब बिल्कुल एक कोण जो है वो डिसाइड होके बनेगा। इमेज देखो आप, इमेज मैंने खुद बनाई है, ठीक है, MS पेंट सॉफ्टवेयर यूज करके, ठीक है, मैं खुद
काफ़ी अच्छा जानकार हूँ कंप्यूटर का, ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ। आपके लिए पीपीटी जो है ये मैं खुद ही बनाता हूँ। टाइम लगने के कारण ही जो है वो आपको वीडियो एक दिन बाद मिलता है, ठीक है, क्योंकि मुझे सारी पीडीएफ खुद को आप लिखनी पड़ती है। मुझे एक एक लाइन, ये जो आप सारी लाइनें देख रहे हो ना, ये कहीं से मैंने लिखी हुई नहीं है, ठीक है, मैंने खुद ने टाइप किया है सबको। और मेरे पास देखो टीम नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ। मैं खुद ही आपके लिए कंटेंट सर्च करता हूँ, फिर उनको मैनेज करता हूँ, फिर इमेज रेडी करता हूँ, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो आप देखो, मैं इतना टाइम आपके लिए दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बस अच्छे प्रिपेयर नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि क्या हो कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सके, और कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप बस वीडियो देखने की मेहनत करें और अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। और देखो, हम सब यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं कि आप जल्दी से सेटल हो, ठीक है। देखो, आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इर्ग तो पूरा मरुस्थल हो गया। इर्ग में क्या क्या मिलेगा? इर्ग में आपको अनुदैर्घ्य मिल रहा है, समकोण पे बनने वाला, ठीक है। अनुप्रस्थ मिल रहा है, ठीक है। कहीं पे आपका जो अवरोध आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, अवरोध के कारण जो बनेंगे वो अनुप्रस्थ होंगे, ठीक है। फिर उर्मिका है, उर्मिका तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है, लहरें होंगी, ठीक है, जो लहरें हैं, ठीक है, हवा से जो लहरें बनती है, ठीक है, हवा के कारण जो लहरें बनेगी, परतें जो बनेगी, वो उर्मिकाएं कहलाएगी। देखो, आपको दिखाई दे रही होगी, रेत में हवा के कारण बनने वाली परतों को उर्मिकाएं बोलते हैं। ये तो कोई इतना बड़ा फैक्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बरखान, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बरखान जो है, देखो क्या होता है, ऐसे याद रखना, बरखान मतलब खान, ठीक है। मतलब क्या होगा कि बालू का स्तूप में क्या बन जाएगी, खान बन जाएगी। खान मतलब क्या होता है, खड्डा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे बालू का स्तूप जिनके अंदर क्या बन जाता है, खड्डा बन जाता है। खड्डा कब बनेगा, जब बालू का स्तूप बीच में से कट जाएगा, ठीक है। तो एक अर्ध चंद्राकार जो है वो बालू का स्तूप का निर्माण होगा, ठीक है। तो बरखान जो है वो क्या होगा कि आधा होगा, ठीक है, क्योंकि खान क्या होगा, खान से याद रखना है, ठीक है। तो बरखान का मतलब तो क्या हो गया कि खान बन जाएगी। खान मतलब क्या होगा कि आधा हो जाएगा। तो आधा होने का मतलब होता है कि एक क्या हो जाएगा, चंद्राकार बालू का स्तूप का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बरखान है वो क्या है, एक अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप है, ठीक है, जो कि क्या होता है, बालू का, देखो ये बालू का स्तूप पवन द्वारा आधे से काट काट लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब पवन जो है, पवन के वेग के कारण जो है बीच में से कट जाते हैं ये, ठीक है। इसके कारण जो है वो बाकी का कहाँ जाएगा, वो बाकी का आगे मूव करेगा, ठीक है। इसलिए इसको गतिशील टीला भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि आधा कट के कहाँ जाएगा, आगे कहीं जाएगा पवन के साथ। तो हवा के साथ जो है वो ये बालू का स्तूप क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको गतिशील टीले भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे बीकानेर संभाग में। ये जो बीकानेर संभाग है पूरा बरखानों से भरा हुआ है, ठीक है। देखो, बीकानेर भरा हुआ है बरखानों से, बी, ठीक है, बीकानेर भरा हुआ है बरखानों से। इस तरह से आपको याद रख लेना है। बीकानेर संभाग जो है, देखो बीकानेर संभाग में क्या क्या आता है, मैंने आपको संभाग वाला लेक्चर दिया है ना, बहुत अच्छे से समझाया था। बीकानेर संभाग में देखो ऊपर के सारे आएंगे, ठीक है। देखो ऊपर के मतलब आपका एक तो घग्गर वाला बताया था मैंने, ठीक है। घग्गर का आ गया आपको, क्या आ गया, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, ठीक है, सॉरी, हनुमानगढ़ और गंगानगर, दो आपके और बीकानेर, और एक आपका हो गया चीरू। चार जिलों में जो है बरखानों का विस्तार आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। देखो इस तरह से दिखते हैं बरखान। ये पूरा टीला था, लेकिन हवा आई और ऐसा बिल्कुल ऐसा काट के उड़ा के ले गई बीच में से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टीला बन गया है हमारे सामने, बन के जो निकला है वो है बरखान टीला। अब देखते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक जो है, देखो पैराबोलिक क्या होते हैं, ऐसे स्तूप होते हैं जो वनस्पति के चारों ओर बनते हैं। मतलब देखो वहां पे तो खेजड़ियाँ ही मिलेगी ना, ठीक है, तो खेजड़ी मिलेगी, इसके अलावा छोटी छोटी वनस्पतियां मिलेगी, इतने बड़े पेड़ तो होंगे ही नहीं। तो हवा जब चलती है ना, तो क्या होता है कि जो बालू रहते हैं ना, उन वनस्पतियों में फंस जाती है, ठीक है। फंसने के कारण जो है वो फिर फंसती जाती है, और उसके आसपास जो है एक तरह का क्या हो जाता है, बालू का स्तूप जैसा। ये जो बालू का स्तूप है वो वनस्पति के समकक्ष बन जाता है, या यूं बोले कि वनस्पति के सहारे से एक बालू का स्तूप का निर्माण होता है। तो ऐसे बालू का स्तूप जो है वो क्या कहलाता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। अब ये बालू का स्तूप अगर इस पूरी वनस्पति को ढक ले, तो फिर इसको सब्र काफिस बोलेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या बोलेंगे, सब्र काफिस, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, लेकिन आपको याद रखना है कि पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होता है कि वनस्पति के चारों ओर बनता है, और लेकिन वनस्पति को अगर बालू का स्तूप ढक लेता है, पूरी वनस्पति को कवर कर लेता है, तो फिर वो बालू का स्तूप कहलाता है सब्र काफिस। इजी, आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है।
फिर एक नेटवर्क बालू का स्तूप है। देखो नेटवर्क बालू का स्तूप क्या है, ये नाम से पता चला ना, नेटवर्क मतलब एक से कनेक्टेड होगा, दूसरा दूसरा से कनेक्टेड होगा, तीसरा, नाम से याद रखना है, ठीक है। तो ये बालू का स्तूप गतिशील बालू का स्तूप होता है। देखो ये बरखान भी गतिशील है और नेटवर्क भी गतिशील है। नेटवर्क लेकिन काफी फास्ट मूवमेंट करता है, और ये जो है इसी के कारण पता है क्या हुआ है, इसी के कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो इसने क्या किया है नेटवर्क बालू का स्तूप ने, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन यहाँ पे, इधर से देखो ज्यादा तो इधर विस्तार है ना, यहाँ से चलेगा तो इधर हनुमानगढ़ है। अब हनुमानगढ़ में पूरे में ही क्या हो चुका है, बालू का बन चुकी है, ठीक है, बालू के टीले बन चुके हैं। तो ये हनुमानगढ़ से भी आगे फिर इधर हरियाणा, हरियाणा का हिसार नाम का एक गांव है, ठीक है, सॉरी जिला है, हिसार जिला, हिसार जिले तक फैल गया ये जो मरुस्थल है वो यहाँ से लेके कहाँ तक फैल गया, हिसार जिले तक फैल गया। किसके कारण, इसके कारण, नेटवर्क बालू का स्तूप के कारण। पहले हिसार में नहीं था, लेकिन नेटवर्क बालू का स्तूप क्या करते हैं, हवा के साथ क्या करते हैं, टीलों को उड़ा ले जाते हैं, ठीक है, और आगे एक नया टीला बन जाता है, ठीक है। तो एक टीला, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अगर मूवमेंट कर रहा है तो ऐसा टीला क्या कहलाता है, नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाता है। देखो मैंने यहाँ पे इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक बार इमेज को आप ढंग से देखें। देखो ये टीला है, पहले यहाँ पे टीला था, फिर पवन की गति चली, ठीक है, हवा चली और यहाँ से इस पूरे टीले को उड़ा के जो है वो आगे ले गई, ठीक है। तो ये पूरा टीला जो है उड़ के क्या हो गया, यहाँ पे एक नया टीला बन गया। अब फिर हवा चलेगी तो फिर इसका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है, मतलब ये टीला भी फिर क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट करेगा और आगे मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक टीला, पवन की गति से ये टीला क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस वजह से जो है पवन की गति के साथ अगर कोई टीला बढ़ता है तो इस तरह का एक मैदान तैयार करता है और इसको बोलते हैं लोयस का मैदान, ठीक है। ये भी देखो आपको याद रखना है। तो नेटवर्क बालू का स्तूपों द्वारा जो है वो किस तरह का मैदान तैयार हो जाता है, लोयस का एक मैदान तैयार हो जाता है। कहाँ देखने को मिलेगा लोयस का मैदान आपको, हनुमानगढ़ से हिसार के बीच वाला जो मैदान है वो कौन सा मैदान कहलाता है, लोयस का मैदान कहलाता है। किसने बनाया इसको, नेटवर्क बालू का स्तूप ने बनाया, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पवन द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, उड़ाई गई रेती से बनाया गया मैदान जो है वो लोयस का मैदान कहलाता है, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है। तो ये बालू का स्तूप गतिशील बालू का स्तूप होता है, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये पवन की गति के साथ क्या करते हैं, एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूपों के कारण ही हनुमानगढ़ से हिसार में क्या बन गया, एक लोयस का मैदान का निर्माण हो गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बरखान खा गया आधा, ठीक है, ये से याद रख लेना, ठीक है। तो हवा जो है इसको क्या कर देती है, आधा यहाँ से, तो ये खान बन जाएगी, ठीक है, आधा हो जाएगा। बीकानेर संभाग में इसको ज़्यादा देखने को विस्तार मिलता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बरखान से ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको बताना होगा कि बीकानेर संभाग। फिर पैराबोलिक बता दिया, ठीक है, पैराबोलिक वनस्पति के चारों ओर बनता है और वनस्पति को ढक लेता है, तो वो सब्र काफिज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेटवर्क बताया, एक टीला जब मूवमेंट करता है तो एक टीले से दूसरे टीले का निर्माण करेगा, फिर वो टीला भी आगे बढ़ेगा तो तीसरे टीले का निर्माण करेगा। तो इस तरह से जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा नेटवर्क बालू का स्तूप। प्लाया, अब देखो ये जलीय संसाधन की बात आ गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जलीय साधनों की। तो बालू का स्तूप क्षेत्र के अंदर देखो मैंने बहुत सारे आपको टीले बताए, अब मैं आपको थोड़े से जलीय साधनों की बात बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाया की। देखो इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। बारिश हुई, ठीक है, ये आपका बालू का स्तूप है, रेत का टीला है, बारिश होती है, बारिश का पानी जो है वो यहाँ से सीधा जो है वो नीचे आता जाएगा और यहाँ पे एक जो है वो एक झील का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इस तरह की बनाई गई अस्थायी झीलें क्या कहलाती है, प्लाया कहलाती है। बारिश के पानी, देखो जब दो टीले होंगे ना, इधर भी तो टीला होगा, ठीक है, तो दो टीलों के बीच में क्या हो जाएगा, एक पानी एकत्रित हो जाएगा, जल एकत्रित हो जाएगा, यहाँ पे भी टीला होगा इस तरह से, तो पानी का जल इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, ठीक है। तो जल जमाव के कारण जो है क्या हो जाएगी, अस्थायी झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक अस्थायी झील बन जाएगी। और उस अस्थायी झील को क्या बोला जाएगा, उस अस्थायी झील को बोला जाएगा प्लाया, ठीक है। देखो प्याला नाम सुना होगा, छोटा होता है ना, इस तरह का ही कुछ बनाया हुआ है, इस तरह से शब्द बनाया हुआ है प्लाया, ठीक है। तो ये मरुस्थलीय टीलों के बीच में जमा पानी के कारण बनने वाली अस्थायी झीलें, ये देखो स्थायी नहीं है, मतलब इनका पानी ऐसा नहीं हमेशा भरा रहेगा, बारिश आएगी पानी भर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद इनका पानी जो है सूख भी जाएगा, ठीक है। जब इनका पानी सूखेगा, जब इन झीलों का पानी सूखता है, देखो काफी बड़े क्षेत्र में बनती है, तो अगर इनका पानी सूखता है तो वहां पे एक क्या हो जाता है, दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है।
तो वहां पे एक दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है और उस दलदली भूमि को जो है आप बोलते हो रन। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा ना, कच्छ का रण। ठीक है, तो कच्छ का रण जो है वो क्या है, दलदली भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे रन क्या मतलब क्या है, पलाया झीलों का पानी कम होने पर बनने वाली दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रन कहा जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज से समझाने की कोशिश की है आपको, और ये इमेज देखो मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है, कहीं से लाई हुई इमेज नहीं है और बहुत परफेक्ट आपको डेटा देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये बालू का स्तूप पे पानी गिरेगा। ठीक है, पानी यहाँ पे जमा होगा और फिर यहाँ पे एक प्लाया झील बन जाएगी। लेकिन जब बाद में प्लाया झील सूखेगी तो पूरा सूखने से पहले, पूर्णतः सूखने से पहले जो है थोड़ा सा गीला गीला सा टाइप वहां पे रहेगा मिट्टी का क्षेत्र, और वो जो है वो दलदली क्षेत्र बन जाएगा। तो उसको आप फिर रन बोलोगे। ठीक है, तो आप फिर उसको प्लाया नहीं बोल के क्या बोलेंगे, रन बोलेंगे। और आपने नाम भी सुना होगा कच्छ का रन, तो कच्छ के रन से आपको रन तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो दलदली भूमि वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि दलदली भूमि का मतलब क्या हो गया, रन हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर है बजादा। देखो ये बजादा क्या चीज है, बजादा का मतलब क्या है, देखो पानी आया, पानी गिरा। ठीक है, टीले पे पानी गिरा, पानी गिरेगा तो पानी जब नीचे आएगा, ठीक है, देखो हममादा पढ़ा है ना आपने, तो हममादा में भी तो पहाड़ी होगी ना। ठीक है, तो वो भी टीला होगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है, बालों का स्तूप का नहीं होगा लेकिन टीला तो होगा। अब जब उसमें पानी गिरेगा तो पानी जो है, पानी जब बह के आएगा तो नीचे वाले क्षेत्र में, ठीक है, थोड़ा सा ढाल वाले क्षेत्र में पानी जमा हो जाएगा। लेकिन पानी जब आता है ना, तो पानी अपने साथ कंकड़ पत्थरों को भी, पत्थर को भी क्या करता है, बहा के लाता है। तो यहाँ पे पानी से जस्ट पहले जो है वो क्या हो जाता है, एक कंकड़ पत्थर का जो है वो एक जमाव क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, देखो मैंने लिखा हुआ है पानी के बहाव से जमा कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो पानी जब ऊपर से आएगा तो साथ में क्या लेके आएगा, कंकड़ पत्थर भी लेके आएगा, और उसके कारण जो है एक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा और इस क्षेत्र को बोला जाता है बजादा। याद हो गया आपको। ठीक है, प्लाया झील होती है। ठीक है, प्लाया क्या होती है, अस्थायी झीलें होती है, बारिश के पानी के कारण बनने वाली अस्थायी झीलें प्लाया कहलाती है मरुस्थल में। रन जो है, प्लाया झीलें सूखेगी तो जो है वो क्या होगा, एक दलदली भूमि का निर्माण होगा और वो रन कहलाएगा। ठीक है, बजादा जो क्या है, बजादा जो है कंकर पत्थर वाला क्षेत्र है। पानी के बहाव के साथ जो है लाए गए कंकर पत्थर से क्या हो जाता है, एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और उस क्षेत्र को बोला जाता है बजादा। ठीक है, आपको याद रखना है कि कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। और देखो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज याद रखो आप। तो चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर आपको मैं इमेज बहुत अच्छे से क्लियर कराता हूँ। देखो यहाँ देखो, बारिश आ रहा है, पानी यहाँ जमा हो रहा है, क्या होगी, प्लाय झील बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लाया झील सूखी, प्लाया झील सूखी तो यहाँ पे एक दलदली भूमि का निर्माण हो गया, क्या बन गया, रन बन गया। फिर अब बात करूं मैं प्लाया झील से पहले की। ठीक है, तो जब बारिश आएगी तो पानी जो है, पानी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी आएंगे और जो है वो नीचे वाले क्षेत्र में जो है पानी से पहले जो है कंकड़ पत्थरों का क्या हो जाएगा, एक जमाव बन जाएगा और इस जमाव वाले क्षेत्र को बोला जाएगा बजादा क्षेत्र। ठीक है, कंकड़ पत्थर वाला एरिया जो है वो बजादा कहलाता है, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े तो बालसन। देखो बालसन क्या चीज है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालसन मैदान है। ठीक है, बालसन क्या है, मैदान है, लोएस मैदान है, आपको ऐसे याद रखना है, लोएस का मैदान, बालसन का मैदान। ठीक है, लेकिन बालसन का मैदान क्या होता है, देखो प्लाया झील में पानी आया आया प्लाया झील भर गई। ठीक है, भरने के बाद जो है वो थोड़ा सा उसका पानी कम होता है, मतलब वहां पे दलदली भूमि बनती है, तो फिर वो रन बन गया। ठीक है, रन बन गया। अब अगर पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र बनाता है तो बजादा हो गया। लेकिन अब अगर ये जो प्लाया झील है पूरी तरह से सूख जाती है, पूर्णतः सूख जाती है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचता है और इसका जो दलदली क्षेत्र है ये भी बिल्कुल सूख जाता है, और एक सूखने के बाद क्या होगा, देखो एक मैदान टाइप का बन जाएगा। ठीक है, मैदान का निर्माण होगा। तो प्लाया झील पूरी तरह से पूर्णतः सूखने के बाद एक मैदान का निर्माण होता है और इस तरह के मैदान को बोला जाता है बालसन। ठीक है, यहां से आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है टाट। देखो टाट तो बड़ा सिंपल सा है, खारे पानी की झीलों को टाट बोलते हैं। ठीक है, देखो आपने नाम सुना होगा टाटरी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो टाटरी होती है, एक सेकेंड, तो आपने एक नाम सुना होगा टाटरी। ठीक है, तो टाटरी किसको बोलते हैं, फिटकरी को टाटरी बोलते हैं शायद। ठीक है, तो फिटकरी टाटरी, टाटरी मतलब खारी लगती है ना, वो टाटरी को आप खाते हो तो खारी लगती है वो। ठीक है, तो खारे पानी की झीलें जो है वो क्या कहलाती है, टाट कहलाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, और टाट जो है वो शब्द जो है वो खारे से लिया गया है। ठीक है, खारा जो है उसको क्या बोला जाता है, टाट बोला जाता है। ठीक है, और टाटरी शब्द जो है वो आपको पता होना चाहिए, टाटरी का मतलब मिश्री तो नहीं होता, टाटरी का मतलब क्या होता है, फिटकरी होता है। ठीक है,
तो खारे पानी की जो स्थायी झीलें हैं ना मरुस्थल में, वो क्या कहलाती है? टाट कहलाती है। आपको यहां से याद हो जाएगा, ठीक है। जोहड़ नाड़ा, ये भी एक शब्द आता है कि जोहड़ क्या होता है और नाड़ा क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं, मरुस्थल के अंदर कच्चे पक्के कुएं जो बनाए जाते हैं ना, उन कच्चे पक्के कुएं को बोला जाता है जोहड़, ठीक है। तो कुओं को क्या बोला गया है? जोहड़ बोला गया है, ठीक है। ये भी आपको नाम याद रखना है। मरुस्थल में बनाए गए कच्चे पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है ये देखो आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है खड़ीन से, खड़ीन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बस खड़ीन पे फोकस करना है। ये आपका हमारा हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो आपको टॉपिक देंगे वो अगले वीडियो में देंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है खड़ीन। खड़ीन नाम से पता चल रहा होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो नाम पता है खड़ीन का, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपने बांध देखे नहीं देखे, ठीक है। बांध क्या करते हैं? पानी को रोकने का काम करते होंगे ना, ठीक है। अब मरुस्थल में बांध बन सकते हैं क्या? अब बोलोगे कैसी बकवास बात है, मरुस्थल में बांध कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि देखो बारिश तो वहां भी होती है, हल्की फुल्की होती हो, जैसे भी होती हो, लेकिन होती तो है। अब जो बारिश का पानी है ना, वो बारिश का पानी जो है वो कहाँ से आएगा? ऊपर से, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऊपर वाली जगह से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे तो आएगा ना। तो जब पानी आएगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? एक कच्चा बांध बना लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? यहाँ पे एक कच्चा बांध बना लिया जाएगा। उस बांध को बनाने के कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पानी का एक जमाव हो जाएगा, मतलब पानी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब बारिश होगी, बारिश होने के कारण टीलों से देखो पानी तो नीचे आएगा इसे, और उस समय आप क्या कर रहे हो? एक कच्चा बांध तैयार कर रहे हो ताकि क्या हो जाए? उस आए हुए पानी को जो है वो वेस्ट ना हो और उसको रोका जा सके, ठीक है। तो बांध बनाने की प्रक्रिया जो है ना वो खड़ीन कहलाती है, ठीक है। कच्चे बांध है, क्या है? कच्चे बांध है, ठीक है। देखो, और फिर उस पानी का क्या करते होंगे? उस पानी से खेती करते हैं लोग, ठीक है। उस पानी को जमा करके क्या की जाती है? खेती की जाती है। और ऐसी खेती जो इस प्रक्रिया के द्वारा की गई है, ऐसी खेती को बोला जाता है खड़ीन की कृषि या खड़ीन खेती। देखो खड़ीन क्या है? कच्चे बांध है, ठीक है। यह जलीय जमाव करने की विधि है, ठीक है। इसमें कच्चा बांध बनाकर ऊंचाई वाले क्षेत्र से आने वाले पानी को रोका जाता है, जिससे पानी एक दिशा में जमा हो जाता है, ठीक है। देखो वही चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो कंटेंट मैंने लिखा है तो मुझे ऑलरेडी सब कुछ याद रहता है। देखो ये आपने एक बांध बना लिया, ठीक है। ये आपने एक बांध बना लिया। अब क्या होगा कि जो भी पानी आएगा ना यहाँ से ऊपर से, ठीक है, वो क्या होगा? यहाँ पे आके जम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो पानी का जमा हो जाएगा। फिर इस पानी को जमा करके क्या की जाएगी? इससे खेती की जाएगी। भाई अब खेतों में पानी दे सकते हैं, हमारे पास पानी भी है, जमा कर लिया हमने बरसात के टाइम पे, ठीक है। अब इस पानी को क्या किया जाएगा? खेती में यूज किया जाएगा। तो ऐसी खेती क्या कहलाएगी? खड़ीन की खेती कहलाएगी। ये सबसे पहले स्टार्ट की थी किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने, पाली नाम के जिले से। आज जो आप पाली जिला जो देखते हो, ठीक है, इसमें पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे और उन पालीवाल ब्राह्मणों ने ही इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया था। प्राचीन काल में चालू हुई प्रक्रिया जो है, प्राचीन समय में चालू हुई, अभी भी चल रही है, ठीक है। प्राचीन तो नहीं बोल सकते, अभी की बात होगी, ठीक है। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया था और आज भी ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। इस पानी से कृषि कार्य किया जाता है और इस प्रकार के कृषि कार्य को खड़ीन की कृषि कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कराया है खड़ीन को। खड़ीन जो है सबसे पहले किसने की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने प्रारंभ की थी, जो आज तक भी देखने को मिलती है। और ये मैंने एक मैप लगाया है, ठीक है। देखो सॉरी मैप क्या, एक इमेज लगाई है, देखो आप ढंग से। ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है। तो पानी आएगा तो यहाँ पे देखो एक कच्चा क्या कर दिया? एक बांध बना दिया, ठीक है। अब इस कच्चे बांध से क्या होगा कि ये जो पानी ऊपर से आया ना, ये आगे वेस्ट ना होगा और यहीं पे क्या हो जाएगा? एक तरह से इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसको क्या किया जाएगा? आगे जो आप खेत वगैरह होंगे तो उनमें फिर आप यहाँ से सप्लाई कर सकते हो और खेती कर सकते हो, ठीक है। तो एक खेती की प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन खेती की प्रक्रिया तो तभी संभव होगी ना जब पानी होगा। तो पानी को रोकने के लिए बांध बनाना पड़ेगा और इस तरह के बनाए गए कच्चे बांध क्या कहलाते हैं? खड़ीन कहलाते हैं। और इस खड़ीन से द्वारा की गई खेती खड़ीन की खेती कहलाती है। और ये खेती किसने प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले इस खेती को प्रारंभ करने का श्रेय जो आता है वो है पालीवाल ब्राह्मणों को। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि खड़ीन की खेती सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? तो राजस्थान में इसको प्रारंभ किया था किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने, ठीक है। तो आज जो देखो हमने टॉपिक कवर किया है वो राजस्थान का भौगोलिक
प्रदेश कवर कर रहे हैं और मरुस्थल के हमने आज शुष्क और अर्ध शुष्क तो नहीं, शुष्क पूरा कंप्लीट किया, जिसमें बालू का युक्त देखा, बालू का मुक्त देखा। अब अगला जो सेशन होगा हमारा क्लास 6 का, ठीक है, उसमें मैं आपको भाग 3 लेके आऊंगा, जिसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम पे मिस्टेक हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ऑफलाइन क्लासेस भी हम थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे अगर ऑफलाइन भी आना चाहें तो आ सकते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें और इसी तरह से जो है आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।